ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयम् पैरिसमुत्कीर्तनम् वोत्सम्। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ है, जिसमें नौ कर्म प्रकृति, आठ कर्मों की उत्तर प्रकृतियों के बारे में अपनी चर्चा चल रही है। वहां से भी हम आगे बढ़ के दर्शनावरण कर्म की जो पांच निद्रा रूप उत्तर प्रकृतियां हैं, स्त्यान वृद्धि आदि, उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। स्त्यान वृद्धि निद्रा जो अत्यधिक अनुभाग वाली निद्रा है, वो अपन ने देखी थी कि स्त्यान वृद्धि निद्रा के उदय में या स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय में इतना अधिक निद्रा का अनुभाग होता है या नींद इतनी ज्यादा गहरी होती है कि जो कार्य हम होश में रहकर नहीं कर सकते, जागृत अवस्था में रहकर नहीं कर सकते, वो कार्य भी हम कर लेते हैं। करके कदाचित सो भी जाएं और उठें तो हमें याद भी नहीं रहे। हम बाहर घूम के आ सकते हैं, कोई भी कार्य करके आ सकते हैं, साहसिक कार्य भी। तो ऐसा स्त्यान गति निद्रा का स्वरूप है, ये अपन ने देख लिया था। फिर इससे कम अनुभाग वाली निद्रा जो है वो है निद्रा निद्रा। तो स्त्यान गति, फिर निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा कर्म का स्वरूप भी अपन ने देखा था कि अगर निद्रा निद्रा कर्म का उदय चल रहा हो तो कई बार जगाया जाए, फिर भी उस जीव में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वे अपनी आंखों को उघाड़ सके या देख सके या होश में आ सके, हम कह सकते हैं। जागृत अवस्था में नहीं रहता है, असावधानी बनी रहती है। तो इस प्रकार स्त्यान वृद्धि और निद्रा निद्रा, इन दो निद्राओं का स्वरूप हमने 23वीं गाथा से समझा। एक बार गाथा का अर्थ अपन देख लेते हैं, फिर इसके बाद प्रचला प्रचला और निद्रा कर्म का उदय किस प्रकार का होता है ये हम देखेंगे। 23वीं गाथा का अर्थ। स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय से या कर्म का उदय आने पर या स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय में उठाए जाने पर भी, उठाया हुआ भी अर्थात जीव को उठाए हम सोते हुए को, तो भी वह सोता ही रहता है। और सोते हुए ही उस नींद में ही अनेक प्रकार के कार्य कर लेता है, तथा बोलता भी है, बात भी कर सकता है, परंतु उसको सावधानी नहीं होती है। सावधानी नहीं होती अर्थात आप उससे कुछ पूछोगे तो वो जवाब भी दे देगा, वो घूम के आ जाएगा, वो बिल्कुल सही चलेगा। लेकिन जब वो उठेगा उस निद्रा से तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि वो क्या क्या करके आ चुका है, उसने कब आपसे बात की है, क्या बात की है, कहाँ गया था, बिल्कुल भी सावधानी नहीं होगी। फिर निद्रा निद्रा कर्म के उदय में या निद्रा निद्रा कर्म के उदय से अनेक तरह से सावधान किया हुआ भी आंखों को नहीं उगाड़ सकता है। हम कई बार उसको उठाने की कोशिश करें, उसकी नींद भगाने की कोशिश करें, उसको झिंझोड़ दें, बिस्तर से उठा दें, तो भी यह निद्रा का प्रभाव इतना रहता है कि सावधानी बिल्कुल भी नहीं होगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो अपनी आंखें खोल ही नहीं पाएगा, निद्रा के वशीभूत ही रहेगा वे सजीव। इस प्रकार स्त्यान वृद्धि और निद्रा निद्रा कर्म का स्वरूप है। 24वीं गाथा हम पढ़ते हैं। 24वीं गाथा हम पढ़ें उसके पहले ये जानते हैं कि इसमें क्या है। तो स्त्यान वृद्धि अधिकतम अनुभाग वाली जो निद्रा है वो हमने देख ली। उसके बाद निद्रा निद्रा, उससे कम अनुभाग वाली निद्रा जो है वो हमने देख ली। 24वीं गाथा में तीसरे और चौथे नंबर की निद्राएं हैं। तो हम चूंकि क्रम से चल रहे हैं तो स्त्यान वृद्धि के बाद निद्रा निद्रा, फिर पचला प्रचला और निद्रा। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि सबसे अधिक अनुभाग है स्त्यान वृद्धि का, उससे कम निद्रा निद्रा का, फिर प्रचला प्रचला का और फिर निद्रा का। तो प्रचला प्रचला कर्म और निद्रा कर्म के संबंध में 24वीं गाथा है। गाथा पढ़ते हैं, फिर अपन अर्थ के आधार पे चर्चा करेंगे। पहला पैलुदयेणय वही दिलाला चलन्ति अंगाइम निद्युदये गच्छन्तु
ठाई पुनो वैसई पड़ई। पहला पहलू दयन, अर्थात प्रचला प्रचला के उदय में, या प्रचला प्रचला कर्म के उदय में, या प्रचला प्रचला रूप जो निद्रा है उसके अनुभाग में, वहेदी लाला, लाला अर्थात लार इत्यादि बहती है, चलेती चलंती अंगाइम अर्थात अंग उपांग भी चलते हैं, हाथ पैर भी फेंकता है ये जीव। परंतु इतना कुछ होने पर भी उस जीव को सावधानी नहीं होती। ये अपने साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मुख से लार इत्यादि बहने लगती हैं, बच्चे होते हैं तो टॉयलेट कर देते हैं, पर उनको होश नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। उनके शरीर से ही क्रियाएं हो रही हैं पर उनको पता नहीं है। कदाचित मच्छर काटे तो हाथ पांव हिलते भी हैं, नींद में भी झटके लगते हैं तो हाथ पांव फेंकता है बिस्तर पे। कई जीव आपने देखे होंगे कि उनके हाथ पांव चलते हैं, और जब सुबह वो उठते हैं आप उनसे पूछोगे हाँ हाथ पांव क्यों चल रहे थे, आपको पता नहीं है आपने टॉयलेट कर दी, आपको पता नहीं है आपके मुख से लार बह रही थी, तो उनको पता नहीं होता है। ये प्रचला प्रचला कर्म का उदय है। फिर इसके बाद चौथी निद्रा है कि निर्दुदय, अर्थात निद्रा कर्म के उदय में गच्छन्तो ठाई, चलता हुआ जीव भी गमन करता हुआ कहीं चल रहा है तो रुक जाता है, ठाई अर्थात स्थित हो जाता है, रुक जाता है। पुनो वही सही, और उस निद्रा के उदय में ही बैठ भी जाएगा कहीं पे भी, पड़े ही गिर भी जाएगा, फिर गिरने के बाद फिर वापस चलने लग जाएगा। अर्थात बिस्तर से उठ के कहीं भी चलेगा, गिर जाएगा, बैठ जाएगा, लेकिन उसको कुछ भी सावधानी यहाँ पे भी नहीं रहेगी ना। ये अधिकतर कब देखने में आता है, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है, सुबह सुबह कहीं जाना हो तो हम बहुत जल्दी 4-5 बजे तैयार होकर खड़े हो जाते हैं, तो आधी नींद में ही रहते हैं। कई बार जब हम कहते हैं ना कि हम आधे नींद में ही हैं, आधी नींद में ही काम कर रहे हैं, तो आधी नींद अर्थात कि आप कार्य तो कर रहे हैं लेकिन पूरा डेडिकेटेड आपका फोकस अपने काम पे नहीं है, आप अभी निद्रा के वश में हैं। तो कई बार कहीं पे भी हमें आराम मिलता है तो हम सो जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, नींद काम भी कर रहे हैं और नींद भी आ रही है। तो ऐसा स्वरूप इस निद्रा का है। अर्थ पढ़ते हैं। प्रचला प्रचला कर्म के उदय से मुख से लार बहती है और हाथ पैर अंग चलते हैं, किंतु सावधानी नहीं रहती। शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं बिस्तर पे पड़े पड़े ही, लेकिन उस जीव को होश नहीं है। अगर होश होगा तो वो लार साफ कर लेगा, अगर उसको होश होगा, सावधानी होगी, तो वो हाथ पैर नहीं चलाएगा। पर वो चला रहा है इसका मतलब उसको सावधानी नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है इन चीजों का। असावधानी बस ये क्रियाएं उस जीव के हो रही है। तथा निद्रा निद्रा कर्म के उदय में, निद्रा निद्रा कर्म के उदय में भी वैसा ही है। जीव को उस कर्म का अनुभाग थोड़ा सा कम हुआ तो ये जीव आपके अनुसार कार्य तो कर रहा है। आप उसको बोलोगे अपने को सुबह जल्दी चलना है ना, चलो रेलवे स्टेशन से बाहर जा, रेलवे से कहीं जाना है, बस में बैठ के जाना है, तो नहा धो के तैयार हो जाएगा ऐसा जीव, लेकिन पूरी तरह से सावधान नहीं रहेगा। बस में जाते ही उसको नींद आ जाएगी, जहां उसको आराम मिलेगा वहां रुक जाएगा वो। तो वैसे ही निद्रा कर्म के उदय में गमन करता हुआ जीव भी खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है अर्थात उसको पूरी तरह से उसका फोकस कार्य करने पर नहीं है, बैठ जाता है, गिर पड़ता है, इत्यादि क्रिया करता है। ये क्यों क्रियाएं हो रही हैं? क्योंकि उसकी पूर्व की निद्रा पूरी नहीं हुई है, वो अनुभाग पूरा नहीं हुआ है, इस उस निद्रा कर्म का उदय समाप्त नहीं हुआ है। तो जब उस निद्रा कर्म का उदय चल रहा है तो अपना कार्य करते हुए भी वह जीव निद्रा में रहता है। ये बहुत कॉमन है, ऐसी निद्रा जीवों में देखने में आती है। कदाचित आप देखोगे तो घर में भी अपने होता है, कई बार हम नींद पूरी नहीं कर पाते हैं तो कार्य करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नींद आती रहती है। हाँ? ये अपने साथ होता है जब बच्चों के एग्जाम वगैरह होते हैं, हम बोलते हैं रात तक पढ़ना है, तो बच्चे को हम बोलते तो है पढ़ता है वो, उसको भी पता है कि कल मेरा पेपर है, कल एग्जाम है, तो वो पढ़ने की कोशिश करता है, पर पढ़ते हुए भी उसको नींद आती है। तो अब आपने पंखा चला दिया, टेबल वगैरह सब सेटअप कर दिया, बुक्स वगैरह रखी हैं, सब कुछ सेटअप है, जैसे ही उसका ध्यान थोड़ा सा पढ़ाई से हटता है उसको तुरंत नींद आ जाती है। तो वो सोना चाहता है क्या बच्चा वहां पे? सोना नहीं चाहता, उसको तो पढ़ाई ही करनी है उस समय। लेकिन पढ़ाई करते हुए भी निद्रा कर्म का उदय चूंकि निरंतर चल रहा है, कार्य करता हुआ भी, पढ़ता हुआ भी, चलता हुआ भी गिर पड़ता है, गिर पड़ता है अर्थात वापस निद्रा के वश में हो जाता है। उसको ये हाँ पता है जी। कल मेरे साथ क्या होना है, लेकिन फिर भी निद्रा के कर्म में उसको नींद आ जाती है।
इस प्रकार प्रचला प्रचला और निद्रा कर्म का स्वरूप है। अब जो अंतिम निद्रा कर्म है प्रचला, ना, क्योंकि ये क्रम अपन, मैं वापस फिर से बताता हूँ, अनुभाग के आधार पे जो क्रम बन रहा है वो है स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और निद्रा। अब जो अंतिम अर्थात पांचवी निद्रा है, इसको कहते हैं प्रचला। गाथा पढ़ते हैं, फिर प्रचला कर्म के उदय में क्या होता है ये भी हम देखते हैं। 25वीं गाथा है, आपकी स्क्रीन पे होगी। पहलुदय हाँ जी। वो ईसो मिलिए सुवे ईसो तो वी ईसम ईसम जान दी मोहम मोहम सोव दे मंदम। पहलुदयन अर्थात प्रचला कर्म के उदय में या प्रचला नामक निद्रा के उदय में, हाँ, जीवो, यह जीव, ईसो मिलिए सुवेई अर्थात आंखों को, ईसम अर्थात कुछ, ना, उमिली अर्थात कुछ उगाड़ कर, सुवेई अर्थात सोता है। जब प्रचला कर्म का उदय हो तब यह जीव कुछ आंखों को उगाड़ कर सोता है। तो इसका अर्थ यहाँ पे ऐसा नहीं लगाना है कि प्रचला कर्म के उदय में उसकी आंखें कुछ बंद हैं कुछ खुली हैं। यहाँ पे अर्थ ये लगेगा कि जब प्रचला कर्म का उदय जीव को चल रहा है तो जीव तो वास्तव में सो ही रहा है, क्योंकि प्रचला भी निद्रा का ही पार्ट है, निद्रा का ही भाग है। पर कुछ उगाड़ कर सोता है, इसका अर्थ कि जब प्रचला कर्म का उदय हो तब जीव निद्रा में रहता हुआ भी कुछ कुछ सावधान रहता है। आंखों को उगाड़ के सोने का मतलब ये नहीं है कि आंखें खुली रख के सोएगा, सोएगा, आंखें तो बंद भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उसको कुछ कुछ सावधानी रहेगी। वही उन्होंने आगे कहा है, सुतो भी अर्थात सोते हुए भी, सोने पर भी, निद्रा में होने पर भी, ईसम ईसम जानती, कुछ कुछ ज्ञान उसको होता रहता है कि बाहर क्या चल रहा है। और मोहम मोहम सोवदे मंदम, तो जब ऐसा ज्ञान हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है कि दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। थोड़ा थोड़ा वो सो भी रहा है और थोड़ा थोड़ा उसको ज्ञान भी हो रहा है। ये निद्रा सबसे उत्तम निद्रा कही जाती है। वास्तव में तो सारी निद्राएं दर्शनावरण कर्म के भेद हैं, तो निद्रा किसी भी रूप स्वरूप में उपादेय तो नहीं है, है तो कर्म ही। लेकिन अगर अपन इन पांच निद्राओं में कंपैरिजन करें तो प्रचला नामक जो निद्रा है, जो अंतिम निद्रा है, ये सबसे उत्तम कही जाती है, क्योंकि इस कर्म के उदय में या प्रचला कर्म के उदय में जीव सोते हुए भी अपने स्वरूप को भूलता नहीं है, सावधानी उसे रहती है। विद्यार्थियों के संबंध में जो श्वान निद्रा कही जाती है कि कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, ना, कुत्ता कितना जागृत रहता है, नींद में सोया हुआ हो तो भी तुरंत सावधान हो जाता है कुछ भी होने पर, वैसी यह निद्रा है। दूसरा, मुनिराजों की जो निद्रा होती है वो भी प्रचला वाली होती है, मात्र इतना ही अनुभाग रहता है। जब मुनिराज सोते हैं तो एक करवट लेके सोते हैं। उसका क्या कारण है कि हम्म। करवट बदले कदाचित रात में तो कोई जीव उनके नीचे ना आए, हाँ? और एक करवट रहेगी तो प्रमाद कम रहेगा, सावधानी ज्यादा रहेगी। तो इस निद्रा में निद्रा तो होगी लेकिन सावधानी भी रहेगी। इस रीजन से बाकी की चार निद्राओं के आगे हम इसको रखें या पांचों निद्राओं को एक साथ रखें तो प्रचला निद्रा, प्रचला कर्म का उदय में अनुभाग कम कहा जाता है या उत्तम निद्रा ही कही जाती है। दूसरा, इस प्रचला कर्म का उदय या इस प्रचला कर्म के उदय में जो निद्रा होती है उसका एकमात्र प्रयोजन शरीर को थोड़ा सा शांत रखना है, ना, जो दिन भर की थकान है, हम काम से लौटे हैं, तो शरीर को एक रेस्ट चाहिए होता है, विश्राम चाहिए ही होता है। अगर आप वो विश्राम शरीर को नहीं देंगे तो आगे के कार्य अपने सही नहीं होंगे। तो मात्र शरीर को उतनी शांति मिले या शरीर को उतना आराम मिले, एकमात्र प्रयोजन इस निद्रा का वही है। अर्थ पढ़ते हैं, देखो। प्रचला कर्म के उदय से जी। यह जीव कुछ आंखों को उघाड़कर सोता है और सोता हुआ भी थोड़ा थोड़ा जानता है, बार बार थोड़ा शयन करता है, मतलब सोता भी रहता है जानता भी रहता है। हम घर में कई बार सोते हैं और किचन में अगर कोई बर्तन गिर जाए, बिल्ली आए चूहा आए बर्तन गिरा दे, तो तुरंत अपनी नींद खुल जाती है नहीं खुलती है कि क्या हुआ, अचानक क्या हुआ। तो ये वैसी निद्रा है कि कुछ भी घटित हो और तुरंत हम सावधान हो जाएं, तुरंत भाग के जाएं क्या हुआ है। गेट किसी ने बजाया तो हम तुरंत उठ के चले जाते हैं, कौन आया है।
तो ये वैसी निद्रा है। तो जीव उस समय सो रहा है या नहीं सो रहा है, कि सो रहा है? तो सो रहा है तो फिर क्या पांचों निद्राओं से ये निद्रा एक अलग कैसी है? कि अलग इसलिए है कि सोते हुए भी ये पूरी तरह से असावधान नहीं हुआ है। सोते हुए भी इस जीव को पता है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। सोते हुए भी इस जीव को अपने स्वरूप का भान है। सोते हुए भी मुनिराजों को ये सावधानी रहती है कि मुझे करवट नहीं लेनी है, मैं कहाँ हूँ, मैं किस किस अवस्था में हूँ, कब मुझे जागना है। हाँ? तो थोड़े से विश्रांति के लिए, थोड़े से आराम के लिए जो निद्रा ली जाए वो प्रचला होती है। यह निद्रा श्वान के समान है। श्वान के समान अर्थात जिसे हम श्वान निद्रा कहते हैं, कुत्ता जिस प्रकार से सोता है बहुत सावधान होके, और सब निद्राओं से उत्तम है। इस प्रकार दर्शनावरणीय कर्म के कुछ भेदों का कार्य कहा। कुछ भेदों का कार्य क्यों कहा? क्योंकि दर्शन के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं दर्शन के? दर्शन गुण के चार भेद है ना। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो उनका स्वरूप पहले कहा था कि इन चार दर्शन के जो स्वरूप हैं, चार भेद हैं दर्शन के, उनका स्वरूप पहले कहा। फिर इन चार दर्शन के घातक जो कर्म हैं, चक्षु दर्शनावरण, अक्षु अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, उनका स्वरूप भी अपन ने पहले देख लिया। पर जनरली अपन इन पांच निद्राओं की चर्चा नहीं करते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि दर्शन के भेद चार हैं, लेकिन दर्शन गुण को प्रभावित करने वाले दर्शनावरण कर्म के भेद नौ हैं। तो चार तो सामान्य जो कहे जाते हैं दर्शन गुण के घातक, वो चार दर्शनावरण कर्म, और पांच प्रकार की निद्राएं भी दर्शनावरण कर्म के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार इन पांच निद्राओं का अपन ने स्वरूप यहाँ पे देखा। अब अगर आपको पहले बराबर। याद होगा, पहले की क्लास में हमने कर्मों के क्रम देखे थे ना। तो पहला कर्म कौन हाँ सा? जी। हाँ जी। पहला कर्म कौन सा लिया था? ज्ञानावरण। ज्ञानावरण। उसके भेद अपन ने देख लिए। कितने कर्म है, कितने भेद ज्ञानावरण। हैं ज्ञानावरण हाँ कर्म जी। के? 5। पांच भेद देख लिए अपन ने। अ, और सार में ही 5। ज्ञानावरण कर्म के बाद जिस कर्म का क्रम है वो कर्म कौन सा है? दर्शनावरण। दर्शनावरण। दर्शनावरण के कितने दर्शनावरण। भेद? हाँ, दर्शनावरण के कितने भेद अपन ने देख लिए? 9। नौ भेद देख लिए। तो अभी तक 9। हमने 9। 14 भेदों की चर्चा कर ली है। 9। अब इसी क्रम में तीसरे नंबर का जरा कर्म कौन सा है? आप आपके पुराने नोट्स में जाएंगे तो मिलेगा। वेदनीय। वेदनीय कर्म। वेदनीय। तो वेदनीय। हाँ, अब वो हाँ वेदनीय जी। के बारे में थोड़ा सा इन्होंने कहा। सामान्य से अपन ने ये सब चीजें देख ली हैं। तो वेदनीय कर्म का बताते हैं कि वेदनीय कर्म के जी। साता वेदनीय और असाता वेदनीय, ऐसे दो भेद हैं ना। अब ये साता और असाता वेदनीय दो भेद कैसे हैं? कि वास्तव में तो वेदनीय कर्म एक ही है ना, पर वो वेदनीय कर्म के उदय में इस जीव को यदि साता का वेदन हो रहा हो, शांति का वेदन हो रहा हो, सुख का वेदन हो रहा हो, सुख अर्थात इंद्रिय सुख की बात चल रही है, लौकिक सुख की बात चल रही है ना। तो अगर उसको अच्छा लगे, हाँ जी। अनुकूल लगे, हाँ जी। उस वेदनीय कर्म को हम साता वेदनीय कह देते हैं। और वो ही वेदनीय कर्म अगर हमें प्रतिकूल प्रतिभासित होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, दुखदाई लगता है, तो उसी वेदनीय कर्म को असाता वेदनीय कर्म कह दिया जाता है। तो अपने वेदन के अनुसार, अपने वेदन के आधार पर वेदनीय कर्म के साता और असाता वेदनीय दो प्रकार के भेद हैं। अगर वेदनीय कर्म के उदय में जीव को अच्छा लग रहा है तो हम कहेंगे सादा वेदनीय का उदय चल रहा है, और जीव को अच्छा नहीं लग रहा है तो हम कह देंगे असाता वेदनीय का उदय चल रहा है। इस प्रकार वेदनीय कर्म के साता और असाता ऐसे दो भेद हैं। ज्यादा इसमें विस्तार से चर्चा करने का नहीं है, क्योंकि ऊपर अपन ने जब मूल मूल कथा पढ़ी थी वेदनीय की, तब अपन ने इसकी चर्चा की है ना। चूंकि ये जीव विपाकी हाँ प्रकृति जी। है, हाँ जी। तो जीव का अनुभव इसमें मैटर करता है बराबर। ना। बाहरी पदार्थ बराबर। मात्र निमित्त बनेंगे। आपका वेदन हाँ जी। कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, उस आधार पे साता और असाता ये दो भेद हो जाएंगे।
चौथा कर्म कौन सा है? क्रम में चौथा कर्म कौन सा है? चौथा कर्म कौन सा? कट हो जाता, मोहनीय कर्म। कट हो जाता है। हाँ, तो मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? 25, 28। 28वां पढ़ा है ना वो गाथा में, पूरा पहले वाली गाथा में। हाँ, हाँ जी, देखो। हाँ जी, हाँ जी। अब मोहनीय कर्म की बात करते हैं कि मोहनीय कर्म को जब हम तोड़ेंगे, तो मोहनीय कर्म के अंदर थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो मोहनीय कर्म के दो भेद कहे जाते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय ना। अब दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ये जो दो भेद कहे हैं, इन दो भेदों में क्या अंतर है? कि दर्शन मोहनीय जो भेद है, ये दर्शन मोहनीय कर्म पूरी तरह से संबंधित है हमारी मान्यता के साथ, है ना। ये हमारी मान्यता को बराबर। प्रभावित करता है। हाँ जी, दर्शन मोहनी के उदय में जी। मान्यता सम्यक नहीं होती है ना। और चारित्र मोहनी के हम्म। उदय में हमारा आचरण सम्यक नहीं होता है। तो बराबर। मोहनीय कर्म के पहले दो भेद कहे, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। कार्यक्रम। दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं, नो? मिथ्यात्व, हाँ, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इनकी कैसे तीन वेद है वो सब आगे आएगा, बट अपने को अभी 28 देखने हैं ना, तो वो अपन देख रहे हैं। हाँ जी। तो मोहनीय कर्म के दो वेद, बराबर। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय कार्यक्रम। अपनी मान्यता से बराबर। संबंधित रखता है, अपनी मान्यता से संबंध रखता है। तो मान्यता से संबंध रखने वाले ऐसे दर्शन मोहनीय कर्म के तीन भेद हैं, मिथ्यात्व, बराबर। सम्यक मिथ्यात्व और हम्म। सम्यक प्रकृति ना। ये क्या हाँ है? जी। इनको अभी अपन छोड़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। चारित्र मोहनी के अब कितने बराबर। होने चाहिए? 25। 25 होने चाहिए। 25। हाँ, क्योंकि मोहनीय हाँ कर्म जी। के कुल भेद हैं 28, तो तीन तो दर्शन मोहनीय थे। 28। हाँ, अब चारित्र मोहनीय बराबर। 25 बचे। हाँ जी। तो चारित्र मोहनीय के 25। भेद कौन से हैं? कि चारित्र मोहनीय जो कि आचरण से संबंधित है, तो इसमें पूरी हाँ कक्षाएं जी। दी जाती हैं, है ना। तो हाँ जी। अनंतानुबंधी पुष्प अर्थात अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण हाँ क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, ये 16। जी। और जो नौ बराबर। नौ कषाएं हैं, हास्य रति हाँ जी। अरति शोक भय जुगुप्सा, ये नौ कषाय, तो 16 ये अनंतानुबंधी आदि, और नौ नौ कषाय, ये 25 वेद कहे जाते हैं चारित्र मोहनीय के। जी। तो जी। चारित्र मोहनीय पूरा कषायों वाला पार्ट, दर्शन मोहनीय पूरा हाँ जी। मान्यता वाला पार्ट। तो तीन हाँ जी। 25 बराबर। मिला के ये 28 मोहनीय कर्म के भेद हो गए। अब यहाँ पे बहुत बराबर। सारी चीजें हैं जो अपने समझने की हैं, कि हाँ पढ़ लेता हूँ फिर समझता है ना, आगे बढ़ते हैं पहले। जी। इनमें जी। जी। दर्शन मोहनीय बंध की अपेक्षा एक मिथ्यात्व रूप ही है, और उदय तथा सत्ता की अपेक्षा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीन तीन भेद स्वरूप है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि दर्शन मोहनी कर्म का जब बंध होगा ना, दर्शन मोहनी कर्म जब बंधेगा, हाँ तो जी। बंधेगा तो सिर्फ मिथ्यात्व ही ना, बराबर। सम्यक अच्छा। और सम्यक हाँ। प्रकृति बंधती नहीं है, बंधेगा हाँ। मिथ्यात्व। तो बंधने की बराबर। अपेक्षा से दर्शन मोहनी का सिर्फ एक ही वेद है, मिथ्यात्व। पर एक बार हाँ बंधने जी। के बाद प्रथमोपशम सम्यक तो जब होगा, तो सत्ता में होते ही ये दर्शन मोहनी के तीन टुकड़े हो जाएंगे, मतलब दर्शन मोहनी के भी तीन भाग हो जाएंगे। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक बराबर। प्रकृति, सत्ता में मेरे तीन रह सकते हैं। जी। और तीन हाँ सत्ता जी। में रहेंगे तो उदय में भी तीन रह सकते हैं। शॉर्ट में अगर कहें तो दर्शन मोहनीय बनता हाँ। एक ही है, मिथ्यात्व के रूप में, हाँ। लेकिन हाँ। रहने की अपेक्षा और उदय बराबर। में आने की अपेक्षा इसके तीन भेद कहे जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक हाँ प्रकृति। जी। ठीक है। बराबर। हाँ जी। अब हाँ एक जी। बंधा और तीन सत्ता में आए, एक बंधा और तीन उदय में आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हाँ। होता है? तो इसका इसका जो प्रश्न ये आगे
प्रश्न किया कि ये आगे ये तीन वेद किस तरह से हो जाते हैं। तो इसके समाधान के लिए 26वीं गाथा है। तो अपन 26वीं गाथा पढ़ेंगे, लेकिन हाँ उससे जी। पहले थोड़ा सा अपन एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो गुणस्थान तो हमें पता है ना, बराबर। सामान्य हाँ स्वरूप जी। गुणस्थान का ना। तो हाँ जी। पहले गुणस्थान में हाँ जीव जी। कैसा रहता है, मिथ्या दृष्टि रहता है, सम्यक दृष्टि रहता है। पहले गुणस्थान में मिथ्या कैसा, दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। पहले ना। हाँ, पहले में हाँ, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या हाँ जी। दृष्टि। और पहले बराबर। गुणस्थान से ये जीव बराबर। कहाँ जाएगा, सीधा चौथे पे। चौथे में जाएगा। तो पहले से जब चौथे में गया तो जी। क्या अंतर आया, हाँ मतलब जी। सीजन से पहले से चौथे में गया। हाँ। हाँ। उपशम हुआ। किसका उपशम हुआ। उपशम हो गया। अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी का भी हुई ना, मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व के भी तो टुकड़े हुए। हाँ, बराबर। मिथ्यात्व के हाँ साथ जी। अनंतानुबंधी गई। हाँ। हाँ, तो क्या कहना हाँ चाहते जी। हैं कि पहले गुणस्थान से ये जीव जब मिथ्यात्व पे इसके प्रहार होगा, जब इसका मिथ्यात्व हाँ टूटेगा, जी। तो ये पहले से चौथे में जाए। हाँ। तो सिद्धांत ये कहता है बराबर। पहले से आप दूसरे में नहीं जा सकते, पहले से आप तीसरे में नहीं जा सकते, पहले से चौथे में जा सकते हैं। चौथे में। तो दूसरे और तीसरे में तो आप गिरते हुए वापस आ सकते हो, कि चौथे से आप गिरे, बराबर। तीसरे में आ जाओगे, दूसरे हम्म, में आ जाओगे, लेकिन चढ़ते समय दूसरा तीसरा नहीं आएगा, उतरते समय दूसरा तीसरा आएगा बराबर। ना। तो हाँ पहली जी। बार जब ये जीव मिथ्या दृष्टि था, तो इसके मिथ्यात्व का भी उदय चल हम्म, रहा है और अनंत अनुबंधी का भी उदय चल रहा है, तो वो पहले गुणस्थानवर्ती जीव हो गया, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ चलने बराबर। वाली प्रकृति है अनंत अनुबंधी। हाँ। हाँ। ऐसे ही जब इसका बराबर। प्रथमोक्षम सम्यक हुआ, प्रथमोक्षम सम्यक अर्थात कि जब इसके, हाँ। इसको सम्यक का काल जब इसके आया, जब ये जीव सम्यक के सन्मुख हुआ, तो प्रथमोक्षम सम्यक हम्म, समय पे इसके मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाएंगे। बराबर। हाँ जी। सम्यक्त का प्रहार जब मिथ्यात्व पे हुआ तो मिथ्यात्व तीन टुकड़ों में टूट गया। ठीक है। बराबर। और ये जीव चला गया चौथे गुण स्थान में, क्योंकि मिथ्यात्व के तो टुकड़े हो गए। बराबर। तो चौथे गुण स्थान हाँ में जी। जाने के बाद इसके मिथ्या, अभी इसकी सत्ता में क्या क्या बढ़ा हुआ है, कि मिथ्यात्व भी बढ़ा है ना, हाँ। सम्यक उपशम मिथ्यात्व। सत्ता में बढ़ा है, उदय में नहीं है ना। नहीं। मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति है, और सम्यक। और अनंतानुबंधी भी है, क्योंकि इसने नाश तो किया नहीं अभी। प्रथमोपशम सम्यक में तो तीन टुकड़े हो गए। बराबर। अच्छा। अब बहुत ध्यान हम्म, से अपने को ये हाँ जी। समझना है, अभी चौथे गुण स्थान में इसके पास इन कर्मों की सत्ता है। अब इनमें से हाँ जी। मिथ्यात्व कर्म का उदय उसके आ जाएगा चौथे गुण स्थान में अगर, तो ये जीव हाँ जी। कहाँ जाएगा चौथे गुण स्थान। हाँ। चौथे गुण स्थान में अपने पास तो किन, वापिस जाएगा। हाँ कौन से गुण स्थान में वापस जाएगा। पहले में चला जाएगा। पहले में, अगर मिथ्यात्व का उदय आया तो वापस पहले में जाएगा। ठीक है। बराबर। अगर सम्यक हाँ जी। मिथ्यात्व का उदय आया तो कहाँ जाएगा, तीसरे में। तीसरे में जाएगा, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व हाँ के जी। उदय में मिश्र गुण स्थान होगा, जिसका नाम भी सम्यक मिथ्यात्व है बराबर। ना। और हाँ अगर जी। हाँ इसको जी। सम्यक प्रकृति का उदय आया तो कहाँ जाएगा, सम्यक प्रकृति के उदय में जीव कहीं नहीं जाएगा। सम्यक प्रकृति, उधर का उधर ही रहेगा। हाँ सम्यक प्रकृति में उसका गुणस्थान गिरता नहीं है, मात्र उसके नहीं सम्यक गिर। में या मान्यता में चलमल आगाड़ दोष उत्पन्न होते हैं कुछ समय के लिए ना। उसकी मान्यता हाँ थोड़ी जी। इधर उधर होती हाँ। है, पर उसका गुणस्थान नहीं गिरता रहता, वो सम्यक बर, दृष्टि ना। लेकिन जी। अगर तीनों का बराबर। उदय नहीं आया और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का भी उदय आ गया, तो इस जीव को दूसरा गुण, हाँ। अच्छा। बराबर। हाँ। ओके से जब ये पहले बराबर। दूसरे या तीसरे में गिरता है, तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी गिर जाएगा। उसके पीछे लॉजिकल हाँ। कि मिथ्यात्व का उदय आएगा तो बराबर।
जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो हाँ, दूसरे में जाएगा, और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया बराबर। में से किसी का उदय आएगा तो ये दूसरे गुण स्थान में जाएगा। सम्यक प्रकृति के उदय में मात्र चलमल अगाध दोष उत्पन्न होंगे कुछ समय के लिए, जिनको वो शंका से दूर कर सकता है। बराबर। हाँ जी। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब हाँ जी, हाँ जी, बहुत क्लियर हो गया सर। हाँ, अब ये मिथ्यात्व बांधा था, फिर उन्होंने कहा कि मिथ्यात्व बंधता एक ही है। वो भी ऊपर बोला ना, हम्म। दर्शन हाँ मोहनीय जी। बंध की अपेक्षा से एक है, लेकिन उदय और हाँ जी। सत्ता की अपेक्षा से इसके बाकी के तीन तीन। होते हैं। दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ना। हाँ स्क्रीन जी। चली गई क्या? हाँ। हाँ। ना, स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ। um, मेरा भी। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी। हाँ। मेरा मेरा कनेक्शन निकल गया है थोड़ा ही सेल। क्या निकल गया? हाँ, कनेक्शन गया है मेरा। हाँ कोई नहीं, अच्छा, मेरी बराबर आवाज आ रही है ना? सर। हाँ ठीक है। इसके हाँ नाम जी, आवाज आई आती होगी है। कि हाँ जी, हाँ जी। मिथ्यात्व हाँ जी। कर्म या दर्शन मोहनीय कर्म बंधेगा मिथ्यात्व के रूप में, लेकिन इसकी सत्ता जो होगी वो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति इन तीन रूप में हो सकती है। जब इसका उदय आना होगा तो उदय भी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति इन तीन रूप में आ सकता है। ये मैं आपको रिपीट क्यों करवा रहा हूं कि आगे चल के, जब बहुत। हम आगे चल हाँ के जी। इसी अधिकार में हम जब कर्मों का पूरा कैलकुलेशन दिखेंगे आगे जाके, तो वहां पे आचार्य ने तीन हाँ जी। अपेक्षाएं दी है कि बंधने वाले कर्म कितने हैं, उदय में आने वाले कर्म कितने हैं, सत्ता में आने वाले कर्म कितने हैं। तो वहां पे ये हाँ। गणित बैलेंस हो जाती है ना। तो जब मिथ्यात्व कर्म का नंबर आएगा हाँ, तो हमें पता चलेगा कि सच बंधने बात। वाला तो एक मिथ्यात्व ही है, तो एक ही लिखा जाएगा। लेकिन उदय में आते टाइम तीन हाँ लिखे जी। जाएंगे, सत्ता में तीन लिखे जाएंगे, है ना। तो बंधने वाले और उदय में आने वाले कर्मों में अंतर हो सकता है, बराबर। उनकी संख्या में, बंधने वाले कर्मों की संख्या और सत्ता में रहने वाले कर्मों की संख्या में अंतर होगा। तो वो अंतर क्यों होगा कि ऐसे अंतर होगा कि बनते टाइम तीन नहीं बंधे थे, बट सत्ता बराबर। में तीन गिने हमने, उदय में तीन गिने, तो यहां नहीं, से एक तो ही अब बंदे चालू थे। रखना है ये चीज बराबर। ना। तो यहाँ पे देखो, बंद में दो कम हो गए, सत्ता और उदय में अभी से दो का फर्क पड़ गया है अपने यहाँ से ना। अब बराबर। ये हाँ जो जी। अभी जितनी चर्चा हमने की है ना, कि दर्शन मोनी बंद की अपेक्षा एक हाँ जी। मिथ्यात्व रूप है और उदय सत्ता की अपेक्षा तीन रूप हो जाता है, तो ये तीन भेद किस तरह से होते हैं, इसके समाधान में ये 26वीं गाथा है। टाइम अपने पास कम है, 5 मिनट बता रहा है मुझे, बट गाथा पढ़ते हैं और जितना आगे होगा अपन चर्चा करेंगे, हाँ जी। अगली क्लास में फिर इसको लेंगे। 26वीं गाथा पढ़ते हैं। हाँ जी। जन्तेण कोद्दवं वा परमो सम 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 भाव जन्तेण मिच्छम दव्वम तु दिदा असंख्य गुणहीन दव्व कमा। जन्तेण, जन्तेण अर्थात यंत्र के द्वारा, यंत्रेण यंत्र के द्वारा, कोद्दवम, कोद्दवम होता है बराबर। अर्थात कोद, कोद जो होते हैं ना हाँ, चावल के समान, धान जैसा जो होता है चावल का वो जी। हाँ दबंबा, जी। है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे पहले उदाहरण हाँ जी। दिया है कि जब अपन चक्की में हाँ जी। डलते हैं ना कोदों को, तो उसके तीन हाँ टुकड़े जी। होते हैं, है ना। एक तो चावल बन बराबर। जाता है, पूरा चावल जो निकल गया, एक होता हाँ है जी। कण और एक होता है भूसी। भूसी हम्म। अर्थात जो भूसा होता है, कचरा जिसको अपन हाँ। बोलते हैं, धान का कचरा हाँ। जो होता है ना। हाँ, कुछ तो नहीं। ये कब हाँ। हाँ। हुए कि जब हाँ। आपने पूरे भरे हुए धान को चक्की में डाला और चक्की चलाई, तो उस धान के तीन टुकड़े हुए हाँ। ना। चावल निकाला आपने, बराबर। चावल के टुकड़े निकाले आपने और भूसी निकाल दी। भूसी अर्थात वही जो कचरा जिसको बोलते हैं, भूसा जिसको बोलते हैं ना। आप गुजरात में क्या बोलते बराबर। हैं पता मुझे, बराबर। भूसी ना।
हम कुछ, वेस हम लोग कुश्ती बोलते हैं, कुश्ती। हाँ, कुश्ती। खुशकी, हाँ। भूसा समझ गए ना, पर आप जो हाँ, काम का कुश्ती नहीं होता बोलते है हैं। अपने। हाँ जी। तो हाँ वैसे जी। हाँ ही जी। यहाँ पे प्रथमोपशम सम्यक्त को लिया वो यंत्र अर्थात चक्की। हाँ? तो हाँ जी। प्रथमोपशम सम्यक्त जब हुआ तो इस मिथ्यात्व के हाँ, तीन टुकड़े हुए। मिथ्या, बराबर। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, है ना। बराबर। अब हाँ जी। उदाहरण अभी थोड़ा सा इग्नोर करना, उदाहरण में मेरे को इतना ही बताना था कि किस तरह से तीन टुकड़े हुए। यहाँ पे प्रथमोपशम सम्यक में किस तरह से तीन टुकड़े हुए अपन अर्थ बाद हम्म। में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे एक शब्द आया है प्रथमोपशम सम्यक, है ना। अभी अपन ने गाथा शुरू हाँ। नहीं की है तो उसका लोड नहीं लेना। ये प्रथमोपशम सम्यक तो क्या है, हाँ। किसे कहते हैं हम्म। प्रथमोपशम सम्यक, तो क्या होता है, कुछ आइडिया है अपने को। प्रथम बार सम्यक तो होता है तभी, पहली बार का उपशम होता है तभी। हाँ, बट कैसे प्रथमोपशम सम्यक का मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं पहली बार। थोड़ा सा और अंदर जाके हमें कहना पड़ेगा कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अगर हाँ कोई जी। है, मतलब जिसको कभी हुआ ही नहीं सम्यक, कभी भी नहीं हुआ पूर्व में, उसको जो सम्यक हाँ, दर्शन कभी होगा भी। प्रथम बार, बराबर। उसको प्रथमोपशम सम्यक कहेंगे, है ना। ये बराबर। प्रथमोपशम सम्यक तो हाँ। 50 बार भी हो सकता हाँ जी। है ना। ज्यादा बार भी हो सकता हम्म। है। तो पहली बार जो सम्यक हम्म। हुआ उसको प्रथमोपशम सम्यक अगर अपन कहेंगे, तो दूसरी बार फिर सम्यक हाँ, होगा तो उसको फिर अपन प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं कह पाएंगे। उसको उपशम ही बोलेंगे, उपशम सम्यक तो ही बोलेंगे। नहीं, द्वितीयोपशम सम्यक अलग होता है। नहीं, उसको दूसरी प्रथमोपशम बार ही जब भी कहेंगे, हुआ, प्रथमोपशम ही कहेंगे वहाँ उसको, ना। प्रथमम अब कहेंगे या खाली उपशम करेंगे? क्या कहेंगे, उपशम, खाली उपशम कहेंगे या प्रथमोपशम ही कहेंगे हर एक टाइम? प्रथमोपशम सम्यक तो ही होगा, क्योंकि प्रथमोपशम अच्छा। सम्यक का काम बिल्कुल अलग है। हाँ, है ना। आगे बराबर है। किस तरह हाँ। से अलग है वो मैं बताऊं आपको, बहुत क्लियर होगा, पर अपने को अच्छा। पहले बिल्कुल बेसिक स्वरूप तो समझ में आना चाहिए प्रथमोपशम सम्यक क्या है। हाँ जी। प्रथमोपशम हाँ सम्यक जी। अर्थात जिस जीव को कभी पहले सम्यक दर्शन का टेस्ट आया ही नहीं, जिसने सम्यक दर्शन बराबर। देखा ही नहीं, ना, कभी अनुभव ही बराबर। नहीं किया, उस जीव को जब पहली बार सम्यक दर्शन होगा उसे प्रथमोपशम सम्यक कहा जाएगा। बराबर। अब हाँ जी। प्रथमोपशम सम्यक्त का टेस्ट जब ये जीव ले रहा है, ये जीव वो जीव है जिसके जीवन में पहली बार मिथ्यात्व के टुकड़े हुए हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। हम्म। हम्म। तो बराबर। जब इसको प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ तो इसने मिथ्यात्व के तीन टुकड़े कर दिए। मिथ्यात्व, हाँ जी। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। अब इन तीनों में क्या फर्क है कि जैसे वहां पे चावल, चावल का टुकड़ा और भूसा, ये तीन जो हमने टुकड़े किए थे ना, इनमें सबसे ज्यादा हाँ जी। अनुभाग अर्थात सबसे ज्यादा रस किसमें होता है, कि जो पूरा चावल निकला उसमें। चावल में। फिर उससे कम हाँ जी। होगा चावल के टुकड़े में। और फिर भूसे में तो टुकड़े कोई में। अनुभाग होगा ही नहीं, वो तो भूसा है ना, उसमें नहीं। कुछ रस ही नहीं हाँ होगा। जी। वैसे ही जब मिथ्यात्व बराबर। के तीन टुकड़े हुए तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीनों टुकड़ों में हाँ। अनुभाग का फर्क पड़ता है। तो सबसे ज्यादा बराबर। अनुभाग वाला जो टुकड़ा होगा वो कहा जाएगा मिथ्यात्व। ना, मिथ्यात्व का अच्छा। अनुभाग, मिथ्यात्व का फल बहुत ज्यादा हाँ, होगा। फिर मिथ्यात्व से बराबर। अच्छा। असंख्यात गुना कम होके जो बनेगा वो होगा सम्यक प्रकृति, नहीं, सम्यक हम्म। मिथ्यात्व, ना। सम्यक मित्र। सम्यक मिथ्यात्व, हाँ सम्यक मिथ्यात्व से भी बहुत जी। कम होके जो बचेगा वो होगा सम्यक प्रकृति।